हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका सब्जेक्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से है। इसमें अतिलघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी सीरीज तो आपकी यही पवन सीरीज है और इसके जो अतिलघु टाइप क्वेश्चंस है उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया? तो ये विचार हो जाता है वॉटसन महोदय का हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास उन बच्चों को लाओ, ठीक है, कुछ बच्चों को लाओ, यानी 1 दर्जन बच्चों को, और उस तरह का वातावरण भी लाओ। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चों का भविष्य होता है वो वातावरण पर निर्भर होता है। घर में क्या होता है, जैसा माहौल होता है बच्चा वैसा बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं बच्चे कैसे हैं, बच्चों का माहौल कैसा है? बच्चों का माहौल कुछ भी नहीं होता है, वो जो उनके घर के बड़े कर रहे होते हैं, जैसा उनको वातावरण मिला होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे कर रहे होते हैं। उनको तो लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि अनुकरण से ही बच्चे सीखते हैं, तो उनके घर में जो कुछ हो रहा होता है बच्चे वही चीज कॉपी करते हैं। तो वहां पे बच्चों की गलती कहाँ पे है ना? तो कहने का मतलब इनका ये हो जाता है, यानी वाटसन महोदय का, कि मेरे पास 1 दर्जन बच्चे लाओ, फिर मेरे कहने के अनुसार वातावरण भी लाओ। तो जब वातावरण मिलेगा तो आप क्या करेंगे? यानी वाटसन महोदय कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं डॉक्टर, आप चाहो तो मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, कलाकार बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वातावरण चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं का वर्गीकृत किया है? तो विषय, वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया है। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है, वो मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? तो तर्क कहलाता है। स्मृति, जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताएं। तो सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान, ये हो जाती है। बालक की वो मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। बालक की वो मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, वो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसके तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो जब देख के सीखा जाता है यानी अनुकरण, यानी क्या होता है, नकल। तो नकल बच्चे क्या करते हैं, नकल के द्वारा ही सीखते हैं। तो यही तो बात हो गई कि अगर बच्चों को अच्छा वातावरण मिल जाता है तो बच्चे अच्छे चीज़ों को सीख जाते हैं। उनके घर में जैसा माहौल होता है, जैसे उनको वातावरण मिलता है, बच्चे वही करते हैं और वही सीखते हैं, है ना? तो ये हो जाता है अनुकरण, यानी कि नकल करना। अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है? तो अभ्यास एवं त्रुटि विधि। यानी क्या कह रहे हैं, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते, यानी आप क्या कर रहे हो, कोई चीज एक बार आपने पढ़ी नहीं समझ में आया, बार बार उसका अभ्यास कर रहे हो, बार बार अभ्यास कर रहे हो, तो वो चीजें समझ में आ गई। तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो अभ्यास एवं त्रुटि विधि। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्त्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की, यानी घंटी बजाने की बिना भोजन ही कुत्ते द्वारा स्त्राव करना, उसके लिए और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले इन्होंने क्या किया, कुत्ते पर किसने किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया
देखिए थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलाव का कुत्ता। तो पावलाव महोदय ने किया, इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई, खाना रखा और कुत्ते के मुंह में लार आई। एक टाइम ऐसा आया जो यानी भोजन, ठीक है ना, खाने का मतलब भोजन। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और घंटी बजाते ही उसके मुंह में लार आ गई, यानी कि उसको पता है कि जब घंटी बजती है तब भोजन आता है, तो उसको पता हो गया। तो ये किस पे है, तो ये आपका हो जाता है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताएं। तो भय, क्रोध, स्नेह इत्यादि हो जाता है। ये जन्मजात उसको मिलती हैं, यानी वो अर्जित नहीं करता। अर्जित का मतलब ये होता है जो चीज़ें सीखी जाती हैं। जन्मजात यानी जन्म के साथ ही हमको जो चीज़ें मिली हैं, तो उसमें भय हो जाता है यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा, स्नेह यानी प्रेम। ये सभी चीज़ें हमें क्या मिलती है, हमें गॉड गिफ्टेड यानी जन्म पर ही हमें ये प्राप्त हो जाती हैं। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है, तो रुचि कहलाती है। यानी क्या कह रहे हैं कि वो प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कैसे, जब आपको रुचि है, आप अपनी रुचि जता रहे हो, आप इस पे ध्यान दे रहे हो, है ना, यही चीज तो हो जाती है। इसी को रुचि यानी इंटरेस्ट। उसके बाद आपका हो जाता है अवर्गीकृत अनग्रुप डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो m बराबर n+1/2 पद का आकार, ये हो जाता है। विषम की बात हो रही है क्योंकि दो होते हैं इससे रिलेटेड सूत्र। एक सम का होता है, सम संख्या यानी जो जैसे 4, 6, 8 ये सम होते हैं ना, जैसे 5, 7, 9, 11, तो ये विषम। तो ये आपका सूत्र क्या कह रहे हैं, विषम का जो सूत्र हो जाता है, तो m बराबर n+1/2 पद का आकार हो जाता है। उसके बाद है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है, तो आपको पता है बुद्धि लब्धि IQ का, है ना। मानसिक आयु बटे वास्तविक, हमने आपको क्या बताया था, मावा से आप याद रखिएगा, माँ और अपॉन वा यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे आपका 100 हो जाता है। जो नंबर्स आपको मिलते हैं, जैसे मानसिक आयु आपको दिए तो ऊपर लिखिए, फिर बटे में करिए, फिर उसके बाद वास्तविक आयु में जो नंबर मिलते हैं उसको आप रखिए, उसके बाद आपका इंटू 100 है, 100 से आप उसको काट पीट दीजिए। आपको ये तो सब करना आता ही है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो मानवीय योग्यता जिनके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है, तो नवीन रचना यानी कि नई रचना, है ना, तो क्या कहलाता है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, यानी आप कुछ करके सीख रहे हैं। बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए कोई चीज़, ये नहीं है कि आपने उसको कोई सवाल दे दिया और फटाक से उसका आंसर भी बता दिया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। बच्चे को आप क्या करें, पहले उसके ऊपर छोड़ दें कि आपको इसको करना है, फिर उसको कैसे करना है वो खुद से करके सीखेगा, और जब खुद से करके सीखेगा तो उसकी आदत पड़ेगी। फिर अगर वहाँ पे कहीं पे वो गलती कर रहा है, पहले आप देखते जाएं, क्योंकि गलती भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है वो नेगेटिव नहीं है, गलती जो होती है वो गलत नहीं होती है, क्योंकि गलती करके ही हम सीखते हैं। तो बच्चे को क्या करने दीजिए, आप गलती करने दीजिए, फिर उसके बाद जब बात सुधर ही नहीं रही, सही नहीं हो रही, तब आप उसमें आप क्या करें, इसके फोल्डिंग का वर्क करें, मतलब एक ढांचा यानी एक पाड़ के रूप में आप वर्क करें कि आप एक स्टेप बच्चे को बताएं कि अगर आपने ऐसे कर लिया होता तो आपका आंसर आ जाता। फिर बच्चा क्या करेगा, फिर उस स्टेप को करेगा। फिर आपने उसको देखा मगर आपने कुछ भी नहीं कहा, फिर जब वो स्टेप बाय स्टेप करता चला आएगा तो उसका आंसर एक टाइम पे आ जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। तो उसको सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चा जब स्वयं करके सीखता है, क्योंकि उसको क्या होता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है और अकेले ही चलना होता है। तो जब अकेले ही चलना होता है तो बच्चे को क्या करना होता है, उसको सिखाना होता है, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है, कि हर एक मनुष्य जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग है। कोई बहुत लंबा है तो कोई बहुत नाटा है, तो कोई मीडियम है तो कोई पतला है ना, कोई काला है कोई गोरा है।
तो यानी क्या है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, रुचि में भी आपको किसी चीज़ में और इंटरेस्ट है, हमको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, हमें क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे में अलग होती हैं और यही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है, तो अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया काल को माना है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है। इसमें कौन सी आपकी हो जाती है, संवेदी गामक अवस्था हो जाती है ना। आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो जाती हैं, इनके नाम देख लेते हैं हम। तो इसको हम क्या कहेंगे, संवेदी गामक अवस्था। ये कौन सी स्टेज होती है, तो सेंसरी मोटर आप कह सकते हो, क्योंकि कुछ नाम क्या होते हैं, आप लोग जब हिंदी में याद करते हो तो हो सकता है थोड़ा सा नाम कुछ वर्ड चेंज किए जाते हों, लेकिन जब आप इंग्लिश में उसको याद करेंगे, जैसे आप संवेदी पेशीय अवस्था है, ये संवेदी गामक अवस्था है। अब आपने सेंसरी मोटर स्टेज याद किया तो इंग्लिश में यही नाम रहेगा। तो जो ये स्टेजेस हैं इनको आप इंग्लिश में याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो अवस्था हो जाती है वो कब से कब तक होती है, तो 0 से, जिसको आप जन्म कह सकते हैं, जन्म से 2 वर्ष, यानी 0 का मतलब यही तो होता है कि जन्म से 2 वर्ष। फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशन, तो ये कब से कब तक होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, तो ये कब से कब तक होती है, तो 7 से आपकी 11 वर्ष होती है। कब से कब तक, तो 7 से 11 वर्ष। और अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था यानी आखिरी स्टेज क्या बताई है, तो अमूर्त। कौन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप इसको औपचारिक संक्रिया काल भी कह सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में आप कहेंगे तो एक ही चीज कहेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, है ना। तो इसलिए फिर से कह रही हूँ, इंग्लिश में याद कीजिएगा। तो ये कब से कब तक होती है, तो ये आपकी हो जाती है 11 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है क्या, तो कल्पना कहलाता है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित यानी समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है, तो तर्क कहलाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है क्या कहलाती है, तो ये सीखने का वक्र कहलाती है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर हो, तत्पर का मतलब क्या होता है, तत्पर का मतलब होता है तैयार होना। जब आप कोई चीज को करने के लिए तैयार होंगे तभी आप वर्क कर पाएंगे। ऐसे अगर आपसे कुछ कह दिया जाए, अभी आप एक ग्लास पानी भी अब दूसरों की मर्जी से नहीं पिएंगे, है ना, तो ये चीज हो जाती है, यानी आपको तैयार होना पड़ता है। आप पढ़ रहे हो तो क्या है, आप तैयार हो, और आपको इसका फायदा भी पता है कि जब हम पढ़ेंगे तो हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे, और जब हम सारे सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सीटेट का एग्जाम देंगे, यानी कुल मिला के हम टीचर बनेंगे। यही तो है ना, तो ये चीज हो जाती है। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है और वो जल्दी से चीजों को सीखता है तो थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो तत्पर है यानी तत्परता का नियम। और इनके कितने नियम है, इनके टोटल 8 नियम है। कितने नियम टोटल है, तो 8 नियम है। 5 कैसे नियम है, तो 5 गौड़ नियम है। और अगर बात करें कि मुख्य नियम की बात करें तो 3 नियम है ना, मुख्य नियम इनके 3 हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत हो जाता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है, तो अभिरुचि, यानी अब प्रयास कर रहा है, जब आप में इंटरेस्ट होगा, है ना, तभी तो आप कोई चीज को कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अभिरुचि अथवा अभिवृत्ति, आप एटीट्यूड या अभिरुचि इंटरेस्ट आप कह सकते हो।
अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो स्मृति के अंतर्गत। स्मृति मतलब याद करना, है ना, यही तो होता है ना स्मृति, कोई चीज याद है आपको। अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस प्रशिक्षण यानी परीक्षण से किया जाता है? तो अशाब्दिक, यानी जैसे कोई व्यक्ति है पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसकी बुद्धि का परीक्षण आप किस तरह से करेंगे? तो आप शब्दों से तो नहीं कर सकते कि भाई जब वो मनुष्य पढ़ा ही नहीं है तो वो शब्दों को क्या पहचानेगा, तो आप अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण करेंगे ना। उसके बाद हो जाता है बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो जीन पियाजे महोदय हो जाते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि 4 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी 4 स्टेज होती हैं वो भी हमने आपको बताया। तो इसमें आपकी देखिए संवेदीगामक अवस्था हो जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है, और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है, और उसके बाद आपकी अमूर्त अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। और इसमें ये कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि तीसरी स्टेज कौन सी है? तो तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशन है ना पीरियड हो जाता है। उसके बाद है क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? तो ये शेषवावस्था में छोटे बच्चे होते हैं तो देखिए ऐसा लगता है कुछ बोल रहे हैं, कोई इनके पास शब्द भंडार नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं क्रंदन करते हैं, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण, जैसे कि ऐसा लगता है कुछ कह रहे हैं लेकिन समझ आप नहीं पाएंगे। तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये भाषा विकार जो है शेषवावस्था में होता है। फिर है व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। CAT क्या है, इसका निर्माण किसने किया? तो ये परीक्षण TAT की तरह से ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, और इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलॉक और व्लॉक ने 1948 ईस्वी में किया, यानी 1948 में किया। ठीक है ना, तो आपका यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं सेशन में, उसके बाद सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है? तो प्रेरणा। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादक किसने किया? तो आपको पता है थॉर्नडाइक, है ना। प्रभाव का नियम, प्रयास का नियम यानी अभ्यास का नियम, है ना, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। तो इसलिए आपको 8 जो नियम है इनको याद करना रहेगा। इसमें से आपसे क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं तो आप कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कोहलर ने देखिए वनमानुष यानी चिंपैंजी पर किया, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम सुल्तान था। और आपको इसकी स्टोरी तो पता ही है, हमने कई लेक्चर में इसके बारे में बताया है कि सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी यानी बंदर था, तो उसको पिंजड़े में बंद किया गया और क्या किया गया, जो केले थे वो ऊंचाई पे टांगे गए, और नीचे क्या हुआ, पहले कई ऐसा नहीं है एक ही प्रयोग किया गया, कई बार प्रयोग किए गए। तो एक प्रयोग में स्टिक्स रखी गई। अब वो जब केले ऊंचाई पे थे तो वो चिंपैंजी यानी जो सुल्तान था वो कैसे उसको प्राप्त करता, बैठा रहा, इधर उधर घूमा किया। उसके बाद उसकी समझ में आया क्यों ना ये स्टिक को उठा के हम केलों को ऊपर से नीचे कर लें, उतार लें। लेकिन वो स्टिक जो छड़ी थी वो छोटी थी, अब उसमें एक ऐसी फैसिलिटीज थी कि छड़ी को जोड़ा जा सकता था। फिर उसने दूसरी छड़ी भी उठाई, फिर उसने तीसरी छड़ी भी उठाई, ऐसे मिला के उसने एक छड़ी को लंबा कर लिया। अब जब वो छड़ी क्या हुई, केलों तक पहुंच गई, यानी उसने केलों को प्राप्त कर लिया। फिर एक प्रयोग हुआ कि फिर सुल्तान ने क्या किया, उसको बॉक्स दिए गए, 3 बॉक्स थे लेकिन ऊपर नीचे नहीं रखे थे, वो जमीन में ही रखे थे समतल जगह पे, और केले छत पे टंगे थे यानी ऊपर ऊंचाई पे टंगे थे। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसको तो केले खाना था, लेकिन अब क्या करता वो, कैसे क्या करता, तो उसने एकदम से उसको सूझ आई यानी उसको समझ आई कि अगर हम ऐसा ना करें, जो ये बॉक्स हैं, बॉक्स को ऊपर एक के ऊपर एक रख लेते हैं तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, यानी बॉक्स की ऊंचाई बढ़ जाएगी और मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जब चढ़ जाऊंगा तब
केलों तक पहुंच जाऊंगा और केले मुझे क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे, यानी मुझे मिल जाएंगे और मेरी भूख जो है वो शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यानी सूझ का सिद्धांत ये कहलाता है। तो किसने दिया, तो कोहलर ने। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है पावलाव द्वारा, यानी पावलाव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती है, फिर भोजन दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया, तो अनुकूलन पाया गया। उसके बाद है नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्मवल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है, तो अच्छे व्यक्तित्व का। फिर उसके बाद है जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रतिक्रियाओं में किया है, तो आत्मसातन, सामंजस्य। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, है ना। तो यहाँ यानी सृजनात्मकता वह अवधारणा जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। यानी अध्यापक ने कह दिया बच्चों से कि हमने आपको एक चीज बता दी है कि आप इस चीज पर मॉडल बना के लाएं, कोई भी एक आपने टॉपिक दे दिया। अब बच्चे ने क्या किया, अपने तरीके से कोई भी एक आपने टॉपिक दिया, बच्चे ने क्या किया, उस टॉपिक पे अपने तरीके से वर्क किया। तो ये क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। व्यक्ति की यानी व्यक्तित्व की एक परिभाषा, तो व्यक्तित्व होता क्या है, बाहरी मुखौटा जिसे आप कहते हैं, यानी दिखावा, यानी आप नकली चेहरा भी कह सकते हैं। यानी क्या है कि कोई बंदा सूट बूट में है, बहुत अच्छी उसकी हाइट है, बहुत ही खूबसूरत वो दिख रहा है, तो वो क्या है, वो बाहरी दिखावा है। अब उसके मन में क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते हैं। तो जो बाहरी दिखावा है, जिसे आप बाहरी मुखौटा कहेंगे या नकाब कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तित्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका आदित्य समायोजन निर्धारित करता है। रोर्शा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था, तो हर्मन रोर्शाक ने। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, तो औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। उसके बाद है मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो मध्यांक की एक परिभाषा हो जाती है जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक ना होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है, तो रोनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। उसके बाद है टीएटी का संबंध किससे है, तो व्यक्तित्व मापन से हो जाता है। सक्रिय स्मृति से आप क्या समझते हैं, यानी क्या आशय है, समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड के शब्दों में प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है, तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वो उसको सीख लेता है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, वुडवर्थ ने क्या कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। और गेट्स वार्नी के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए, तो भाषा विकास में अवरोधक कारण है स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषीय वातावरण, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह, ये हो जाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, तो डॉक्टर जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष होती है। तो आपको ये तो अच्छे से पता है कि शैशवावस्था जो हो जाती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है, और किशोर अवस्था आपकी कौन सी होती है, तो 12 से 18 वर्ष होती है, जिसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा, हर्ष, ये हो जाते हैं।
बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कैली व थर्स्टन ने किया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं रहते। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 109-10 तक की होती है टर्मन के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों ने बुद्धि के कई तरह से बताए हैं, तो ये टर्मन के अनुसार हो जाता है 90 से 109 तक। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मार्गन व मुरे ने 1935 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन आपका हो जाता है बालक के कोशों एवं यानी पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वो परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? तो परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। पेवलम ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो पावलाव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली और कोहलर का क्या है? चिंपैंजी यानी बंदर। तो आप लोग इसको इस तरह से याद रखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगी। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो बालक के व्यक्तित्व विकास में सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बर्ट के अनुसार बुद्धि आपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। संतुलन की कोई एक परिभाषा दीजिए या उदाहरण देकर समझाएं, इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाएं, तो ऐसे भी आप कह सकते हो। तो व्यक्तित्व के जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, बिल्कुल, जिसका सामना उसे करना पड़ता है। यानी क्या होता है, जो व्यक्ति का जीवन होता है उसमें कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी आती हैं जो बुरी होती हैं, यानी प्रतिकूल भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा आता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों में सॉल्व करने की क्षमता होती है। कुछ लोगों में क्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें सॉल्व करने की क्षमता नहीं होती है ना। और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। यानी क्या हुआ, कुछ लोगों पे प्रॉब्लम आई तो उसका वो सलूशन निकालते हैं कि पता है कि प्रॉब्लम का सलूशन होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं कि जितनी परेशानी आई है वो मुझ पर ही आई है, ऐसा है ना। शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव सामान्यता की छाप लगा देते हैं। रूसो ने कृत्रिम समाज का खंडन इस बात पर बल दिया कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, अतः हमें उसकी शिक्षा उसकी व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। क्या होता है कि जब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उनका देखिए रुझान किसी और सब्जेक्ट की तरफ हो जाता है। सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट पे बात आ जाती है, फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उससे व्यवसाय चुनने के लिए होता है। तब भी जैसे घर वाले क्या होते हैं, कुछ बड़े जो होते हैं गार्जियंस, वो सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग बच्चा जो हम सब्जेक्ट कहें, जिस क्षेत्र की तरफ मुड़ने को कहें वो मुड़ जाए। मगर ऐसा नहीं है, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लॉस में जाएगा। आप उसके देखिए, आप उसको इंटरेस्ट किस में है, किस क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट है, जिसमें हो उसमें ही उसको लगाइए, उसी लाइन पे उसको जाने दीजिए। यानी क्या होता है, जब वो अपनी रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय चुनेगा तो उसमें उसको क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन थोपा गया अगर है व्यवसाय या थोपा गया कुछ भी, अगर उसको मान लीजिए उसको टीचर बनना है और आपने उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश करी, वो कभी नहीं बन पाएगा। आप अगर इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसको खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो खिलाड़ी बनना चाहता है तो आप उसको खिलाड़ी ही की लाइन चुनने के लिए कहें तो वो सक्सेस होगा। तो ये चीज़ हो जाती है।
आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष होती है। जो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहलाती है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि इतने परिवर्तन होते हैं तो बच्चा खुद भी नहीं समझ पाता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये इस अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहते हैं। किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो जो अर्जित है, यानी देखिए भूख, प्यास, ये तो सब, और इसमें क्या कह रहे हैं? अर्जित अभिप्रेरणा, तो प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। उसको आपने अर्जित किया है, लेकिन जो आपको जन्म पर ही जन्मजात मिली है, तो भूख, प्यास, निद्रा, भाई बच्चा छोटा सा है, उसको आपने कुछ नहीं सिखाया, उसने कुछ नहीं अर्जित किया, लेकिन उसे पता है भूख भी लगती, प्यास भी लगती, नींद भी आती है ना, भूख भी लगती है, ये सब चीज़ें। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती? विस्मृति कहलाती है। किसी आवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती? तो आवृत्ति कहलाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अगर अभी आपने विजिट किया है चैनल पर और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।